हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस द कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसके चैप्टर 4 करने जा रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो हम इसमें देखेंगे एग्जीक्यूटिव कौन होता है, क्या रोल प्ले करता है एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, क्या पहले के मुकाबले एग्जीक्यूटिव का जो पावर है, फंक्शन है, वो बढ़ गया है या कम हो गया है। ये सब चीज़ हम देखेंगे। एग्जीक्यूटिव कैसे इलेक्ट होता है, क्या इलेक्शन के बाद उनके ऊपर कोई कंट्रोल होता है कि नहीं होता है, अगर करता है तो कौन करता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम जानेंगे इस चैप्टर में। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर, बट बिफोर दैट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, एंड ऑल्सो कमेंट, press the bell icon so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So now let us begin the chapter. What is executive? Executive होता क्या है? हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एक्चुअली होता क्या एग्जीक्यूटिव। देखो, आपको पता है कि जो स्टेट होता है या गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट का 3 ऑर्गन होते हैं। ठीक है, 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के। कौन कौन से? एक तो लेजिस्लेचर, और दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जो होता है वो जुडिशरी होता है। और गवर्नमेंट जो भी फंक्शन होता है गवर्नमेंट का, इन्हीं तीनों इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो काम अपना करता है। ठीक है, सो हम लेजिस्लेचर यानी कि इसको बोलते हैं लॉ मेकिंग बॉडी, जो पार्लियामेंट होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम दैट इज पास्ड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो भी पॉलिसी, प्रोग्राम, लॉज बनाता है, उस लॉ को एग्जीक्यूटिव एक्चुअली इम्प्लीमेंट करता है। और जुडिशरी देखता है कि हर कोई मानता है कि नहीं मानता है। अगर कोई लॉ को नहीं मानता है, वायलेट करता है, तो उस कंडीशन में जुडिशरी उसको पनिश करता है। सो ये 3 इंस्टीट्यूशन हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें से हम ये इंस्टीट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ठीक है, सो द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट इम्प्लीमेंट द लॉ पास बाय लेजिस्लेचर। ठीक है, मैंने ऊपर बता दिया आपको क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। कितने अलग अलग तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो एक तो पॉलिटिकल होता है और परमानेंट होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं? जो कि इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं और वो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन होता है, अगर वो जीतते हैं तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज रिजाइन करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये लॉज बनाते हैं, ये पॉलिसीज बनाते हैं, और सो दे चेंज। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया आपको। मिनिस्टर्स जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। दूसरा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देख रेख करते हैं। ये जो होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं बेसिकली, और ये एग्ज़ाम के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है, और ये तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक कि रिटायर नहीं हो जाते हैं। और दूसरी बात है इसके अंदर कि ये पॉलिटिकल न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट डजंट मैटर, उन्हें किसी भी तरह से अब इनका काम है कि जो भी पॉलिसी प्रोग्राम इनको दिया जाता है उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे लोग जिस सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, सो ये हो गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो हमने तो देखा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? लॉ को इम्प्लीमेंट करना। लॉ को इम्प्लीमेंट करना सबसे। तो एग्जीक्यूटिव का जो मेन फंक्शन होता है वो उन लॉज और पॉलिसी जो कि लेजिस्लेचर पास करता है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। और दूसरा जो है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑल्सो इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्यों पॉलिसी मेकिंग बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव को। देखो, वैसे तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है, जैसे कि इंडिया है या ब्रिटेन है, तो हम वहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ये इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी मेकिंग में भी। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि इंडिया। ठीक है, इंडिया जो हो गया, इंडिया में क्या होता है कि आपको पार्लियामेंट है, लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ लोकसभा की, तो हम एक लोकसभा अलग से ले लेते हैं। यहाँ पे लोकसभा, आपको पता है लोकसभा में 273 सीट्स 543
सीट्स होता है, इसमें 273 सीट्स जिसको भी जिस पार्टी को मिलता है वो सरकार बनाता है। तो यहाँ पे अगर मान लो इस पार्टी जो भी पार्टी को, बीजेपी को या कांग्रेस को, बीजेपी को है मान लो 273 सीट्स मिल गया तो बीजेपी का गवर्नमेंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे एज ए ऑपोजिशन बैठते हैं, बाकी जो मेंबर होते हैं ऑपोजिशन बैठते हैं यहाँ पे। तो अब क्या होता है कि हम किसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, या डिप्टी मिनिस्टर हो गया। तो इन सारे को हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एग्जीक्यूटिव इनफैक्ट यही होते हैं। तो अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर नथिंग बट एग्जीक्यूटिव। सो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जो भी लॉ लेजिस्लेचर पास करता है। लेजिस्लेचर कौन हो गया, लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया। तो लोकसभा में अगर कोई भी लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो तभी पास होगा जब उसका मेजोरिटी सपोर्ट होगा, और मेजोरिटी जिस पार्टी को मेजोरिटी होता है वही यहाँ पे गवर्नमेंट बनाता है। इनफैक्ट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल में से, यही लॉ बनाते हैं क्योंकि इनका गवर्नमेंट होता है, यही लॉ बनाते हैं क्योंकि इनको यहाँ मेजोरिटी होता है। और फिर यही लॉ जो होता है दैट इज गिवन टू एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट इट। सो इनफैक्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, किसका, लेजिस्लेचर का। और सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्टी नहीं बल्कि वो सारे लॉज वही बनाता है, क्योंकि उस एग्जीक्यूटिव का, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लोकसभा के। इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए क्योंकि वही लॉ बनाते हैं, वही लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, और वही लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं, वही लॉ पास करते हैं, क्योंकि इनका मेजोरिटी होता है। सो इस तरह से एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर का एक पार्ट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो लॉ बनाते भी हैं। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दे आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, लागू करने का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके पास, बल्कि ये जो हैं वो लॉ को बनाते हैं, पॉलिसी को बनाते भी हैं, क्योंकि इनका मेजोरिटी है। तो इस तरह से हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो सिर्फ लॉ को लागू नहीं करता बल्कि लॉ बनाता भी है, पॉलिसी मेकिंग होता है। किसमें, स्पेशली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव अलग है जिसका सिर्फ काम होता है कि पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, और कांग्रेस जो होता है यूएसए में वो लॉ बनाता है। तो यहाँ पे इंडिया या ब्रिटेन में जहाँ पे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया जिसका गवर्नमेंट होता है, दे इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग ऑल्सो, ठीक है। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व इन एक्चुअल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो परमानेंट मतलब तो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो पॉलिसी और प्रोग्राम लेजिस्लेचर पास करता है वो दैट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू एग्जीक्यूटिव। और जैसे मान लो कि एक लॉ बनाया गया कि हेलमेट पहनना है, तो अब क्या होगा कि ये लॉ बना के दैट विल बी हैंडेड ओवर टू होम मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। होम मिनिस्ट्री क्या करता है, वो अपने नीचे जो परमानेंट सेक्रेटरी होते हैं उनको दे देता है, और जैसे ही वो पॉलिसी परमानेंट सेक्रेटरी के पास आया, जो सेक्रेटरी होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, और वो जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि उन लोगों का एग्जामिनेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है, और वो तब तक रहते हैं पावर में जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाते हैं। तो फिर वहाँ से डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ जो है वो शुरू हो जाता है। सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लॉ को, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पॉलिसी बनाते हैं। और ठीक है, सो ये हो गया आपका फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एक तो प्रेसिडेंशियल होता है पहला, दूसरा जो होता है आपका सेमी प्रेसिडेंशियल, और तीसरा हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है जो कि इंडिया में है, ब्रिटेन में है। और सेमी प्रेसिडेंशियल जो है वो आपका श्रीलंका, फ्रांस और रशिया में है। सो इसको लर्न कर लेना, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कंट्री में है। और यूएसए में हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव है। तो पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द कंट्री, स्टेट। देखो यहाँ पे ना प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, हेड ऑफ द स्टेट भी होता है। कहाँ पे, यूएसए में। सो हिज ऑफिस इज पावरफुल इन थ्योरी एंड ऑल्सो इन प्रैक्टिकल। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होता है। और हमारे एग्जीक्यूटिव जो होता है प्रेसिडेंट वो उतना पावरफुल नहीं होता है इन प्रैक्टिस। थ्योरी में तो खैर बहुत पावरफुल है, बट यूएसए में क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है वो
थ्योरी में भी बहुत पावरफुल है और इन प्रैक्टिस ऑल्सो ही इज़ वेरी पावरफुल। प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल और दैट इज द रीजन वाई प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है वो पावरफुल होता है, क्योंकि वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। देखो मैंने क्या बताया ना कि यूएसए में क्या होता है कि कांग्रेस जो है लेजिस्लेचर है, क्या है कांग्रेस, इसमें 2 हाउसेस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट होता है, ठीक है। तो ये 2 हाउसेस हैं और वहाँ पे जुडिशरी अलग है और जो दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, ये प्रेसिडेंट होता है और ये अपने सेक्रेटरी चुनता है, ठीक है। सो लॉ यहाँ पे पास होता है एंड देन हैंडेड ओवर टू प्रेसिडेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा इसका इसी में गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है रियल एग्जीक्यूटिव होता है और ये इनफैक्ट लोकसभा के एक पार्ट है और लोकसभा के मेंबर जो है इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और इन्हें जवाब देना होता है। तो इस तरह से जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा, वो प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है बाय मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और बाय मेकिंग हिम टू आंसर दोज क्वेश्चन दैट इज पुट बाय द मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी। लेकिन यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए में वो तो इसका पार्टी नहीं है और इसलिए इसे लेजिस्लेचर को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो वही यहाँ लिखा हुआ प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर फॉर एग्जाम्पल इन यूएसए। सो ये हो गया आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम। नेक्स्ट आता है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये जो होता है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग होता है। हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसे इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया सेमी प्रेसिडेंशियल नहीं है। हम क्यों इसको सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, जो प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है, जो मैंने ऊपर बताया। और जैसे श्रीलंका और फ्रांस में है, रशिया में है, और यहाँ पे दोनों पावरफुल होते हैं, दोनों इलेक्टेड होते हैं। और ये तब अगर मान लो कि कोई भी कंट्री में, जैसे श्रीलंका में है, वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी के होते हैं तो सब अच्छा से स्मूथली चलता है। लेकिन अगर मान लो दोनों अलग अलग पार्टी से आए थे उस समय ये एक मुश्किल फेस करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। सो इसको सेमी प्रेसिडेंशियल बोलते हैं। फ्रांस में भी है ये और श्रीलंका में भी है, ठीक है, और रशिया में भी है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री, जो इंडिया में है या ब्रिटेन में है। एग्जीक्यूटिव और प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट जो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है, या मोनार्क जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 2 हेड होते हैं, एक नॉमिनल, एक नाम के लिए, जो कि प्रेसिडेंट है, और क्वीन है, मोनार्क है ब्रिटेन में, और इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और ठीक है, सो हियर इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इज सेरेमोनियल, सिर्फ नाम के लिए होता है, सेरेमनी होता है। एक्चुअल पावर जो होता है प्रेसिडेंट नहीं एंजॉय करता है। वैसे सारे पावर जो होता है प्रेसिडेंट के नाम पे एंजॉय किया जाता है, बट एक्चुअली इट इज एंजॉयड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो जो भी प्रेसिडेंट करता है वो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको एडवाइज करता है, उसके बेसिस पे करता है, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करता है। तो कोई भी गलती अगर होता है तो हम प्रेसिडेंट को ब्लेम नहीं करते, बल्कि प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ब्लेम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट। मैंने बताया ना कि हमारा जो लोकसभा है, लोकसभा में क्या होता है कि जो पार्टी को मेजोरिटी मिलता है वो सरकार बनाता है, प्राइम मिनिस्टर इसी का बनता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। सो ये लोग जो होते हैं दे रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ऑपोजिशन के मेंबर जो होते हैं, हमें ये नहीं बोलना ऑपोजिशन के मेंबर, हम बोलते हैं कि हमें ये बोलना है कि मेंबर ऑफ लोकसभा कैन आस्क क्वेश्चन टू प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इनफैक्ट गवर्नमेंट, and they will have to answer to these questions. So in this way we make prime minister and council of minister responsible to legislature, ठीक है। सो होपफुली समझ में आ गया आपको कि तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। एग्जाम्पल इंडिया है, कनाडा है और इटली है, इन तीनों कंट्री में हम देखते हैं कि आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ व्हाई डिड इंडिया अडोप्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? तो आपको पता है कि इंडिया ने 1947 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, 1949 बन के जो तैयार हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इंडिया को एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं, उनको लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है, और उनके ऊपर मतलब दे कैन आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव और देयर बाई मेक देम रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर।
ठीक है। तो इस तरह से हम चाहते थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव में कुछ कंट्रोल हो। हम नहीं चाहते, जैसे अमेरिका में क्या है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है पार्लियामेंट का, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लेजिस्लेचर कैन कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। हम चाहते थे कि ऐसा गवर्नमेंट हो जो कि आंसरेबल हो, पीपल के आंसरेबल हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और देयर बाई टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर देम। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वांटेड टू सिस्टम विच वुड बी सेंसिटिव टू द नीड ऑफ द पीपल। देखो सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि गवर्नमेंट कुछ सही नहीं करता है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, पुट करके उन्हें याद दिला सकते हैं कि आपने ये प्रोमिस किया था, आपने पूरा नहीं किया, क्या हो, कितना काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। इस तरह से हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो सेंसिबल होना पड़ता है लोगों के नीड का। अदरवाइज नेक्स्ट इलेक्शन में अगर ओपिनियन लोगों का ख़राब हो जाता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देन सच गवर्नमेंट कैन बी ओवरथ्रोन। तो सो ये हो गया कि हमने क्यों अडोप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम। और एक कारण ये भी है कि जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो उस समय उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडोप्ट किया था, और हमें इसका एक्सपीरियंस था, तो हमने सोचा कि वही चीज़ कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ आपका ये बताया हुआ कि हमने क्यों अडोप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसके फेवर में। नेक्स्ट, हु इज द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। तो जैसे कि सेंटर में होता है आपका प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसी तरह हर स्टेट में जो होता है ना, स्टेट में कौन होता है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, सॉरी वहाँ पे गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है। गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, ये दो होते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। स्टेट में हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हेडेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, व्हाट आर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करता है, जो उसको एडवाइस दिया जाता है उसके बेसिस पे वो काम करता है। लेकिन अगर हम माइन्यूटली उसके फंक्शन को देखते हैं तो कुछ ऐसा फंक्शन है जो कि वो अपना मर्जी से कर सकता है, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। सो जनरली मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज और प्रेसिडेंट enjoy most of its function based upon the advice given by काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। जब प्रेसिडेंट अपना मर्जी से कुछ भी नहीं करता है, जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर देता है उसके बेसिस पे काम करता है। लेकिन कुछ फंक्शन जो होता है वो अपना मर्जी से करता है, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखते हैं कौन कौन से डिस्क्रिशनरी पावर है इंडिया में प्रेसिडेंट का। एक तो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस गिवन बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क देम फॉर रिकंसिडर इट। देखो क्या होता है, अगर मान लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर ने कोई एडवाइस दिया प्रेसिडेंट को, तो इतना पावर है कि वो प्रेसिडेंट जो है उस एडवाइस को दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकता है कि इसको रिकंसिडर करो, इसमें ये कमियां हैं, और ये चीज़ वो पूछ के नहीं करता है कि करे या नहीं करे। तो इस तरह से ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर हो गया है 74(1) में हमें देखते हैं आर्टिकल में। दूसरा, प्रेसिडेंट हैज द वीटो बाई विच ही कैन रिफ्यूज और विद होल्ड द एसेंट ऑफ द बिल पास बाई पार्लियामेंट। देखो क्या होता है ना कि आपको पता है कि इंडिया में दो तरह के बिल होते हैं, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल। तो खैर मनी बिल तो प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और पास किया जाता है, तो इस तरह से उसको तो वो मना नहीं कर सकता है। लेकिन ऑर्डिनरी बिल जब प्रेसिडेंट को भेजा जाता है तो क्या करता है कि मैं अभी साइन नहीं करूँगा, या उसको रोक के रख लेता है कि मैं बाद में साइन करूँगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम पीरियड नहीं मेंशन है कि कितने महीने या कितने सालों बाद उसे साइन करके वापस करना है। तो इस तरह से वो बिल को अपने पास रख सकता है, और इसको बोलते हैं हम वीटो। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे वीटो पावर क्या होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर सिचुएशन। अब जैसे मान लो कि क्या होता है कि कभी कभी वैसे तो जो पार्टी जीतता है उसके लीडर को प्रेसिडेंट बुलाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है। जैसे आपको पता है इंडिया में मेजोरिटी के लिए 273 सीट्स चाहिए आउट ऑफ 543 सीट्स। अब मान लो कभी इलेक्शन के बाद सबसे जो बड़ा पार्टी है उसको 200 सीट मिला, वो 73 सीट्स कम हैं मेजोरिटी पाने से, तो देन क्या सरकार बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसमें अलग प्रोविज़न होता है कि जो पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी होता है, या कोई भी पार्टी मान लो 190 सीट है जिसको, ये पार्टी भी, जैसे मान लो कि ये कांग्रेस है और ये बीजेपी है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो 200 या 190 वाला पार्टी जो है वो मेजोरिटी प्रूव कर सकता है बाय टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम द अदर स्मॉलर पार्टी, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी पार्टी को बुला सकता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि उसे फेथ होना चाहिए कि ये पार्टी
मेजोरिटी प्रूव कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लार्जेस्ट पार्टी है उसी को बुलाए। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट अपना मर्जी से डिसाइड करता है कि कौन सा पार्टी को बुलाए टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ अनदर डिस्क्रिशनरी पावर। सो इवन दिस पावर इज इंजॉयड बाय प्रेसिडेंट विदाउट बीइंग कंसल्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, ठीक है। नेक्स्ट जो है या लास्ट है डी पार्ट। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा एंड इफ एनी टाइम, मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि support of majority and then the president who has the fixed term appoints the new prime minister and in the meantime president symbolically represent द कंट्री। देखो इंडिया में क्या होता है कि आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट है तब तक गवर्नमेंट बना रहेगा जब तक उसे मेजोरिटी सपोर्ट है लोकसभा का। यहाँ पे मेजोरिटी सपोर्ट मतलब होता है 273 सीट्स का सपोर्ट है। और अगर कभी भी ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको 273 का सपोर्ट नहीं है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ पास किया जाता है और उसे प्रूव करना पड़ता है कि वो उससे मेजोरिटी है कि नहीं। अगर मान लो मेजोरिटी नहीं है, 273 का सपोर्ट नहीं, एक भी कम है, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। और उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट का जो टर्म एंड टेन्यूर होता है वो फिक्स होता है। और जब गवर्नमेंट न्यू प्राइम मिनिस्टर जब तक अपॉइंट नहीं होता तब तक जो एंड इन द मीन टाइम प्रेसिडेंट सिम्बोलिकली रिप्रेजेंट द कंट्री। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो इम्पोर्टेंट रिजाइन करना पड़ता है, तो उस समय जो होता है आपका प्रेसिडेंट एज ए सिम्बोलिक हेड एक्ट करता है। तो यहाँ पे भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं, तो ये भी उस समय अपना मर्जी से काम करता है, ठीक है। सो हम डिस्कशनरी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हमेशा पेपर में। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज पॉकेटेड वीटो। मैंने ऊपर बात किया था ना पॉकेटेड वीटो का। व्हेन द बिल इज सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट, जब भी कोई बिल भेजा जाता है प्रेसिडेंट को सिग्नेचर के लिए, कोई भी प्रोपोजल तब तक बिल नहीं बन जाता, लॉ नहीं बन जाता जब तक कि उसे प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं हो जाता। तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आइदर टू गिव द असेंट कि साइन कर देना और द बिल, और टू सेंड द बिल टू बैक टू द पार्लियामेंट कि वापस करो, इसको रिकन्सिडर करो, ठीक है। इफ़ द बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट सेकेंड टाइम, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकता है। तो उससे पहली बार अगर भेजा जाता है दो ऑप्शन होता है, एक तो कि बिल पे साइन कर दे, दूसरा जो होता है वो बिल को दोबारा से पार्लियामेंट में भेज दे कि इसे रिकन्सिडर करो। और रिकन्सिडर करने के बाद जब बिल को वापस भेजा जाता है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता साइन करने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन एनी टाइम पीरियड विद इन विच द बिल हैज़ टू बी साइन बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, जो पहला कंडीशन है साइन करना है, ठीक है। अगर वो बोला ठीक है मैं साइन करूँगा, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि कितने दिनों के बाद, 10, 20, 50, 100, 1 साल, 2 साल, कितने सालों, कितना समय ले, वो प्रेसिडेंट की अपना मर्जी के ऊपर है। और मान लो प्रेसिडेंट ने उस बिल को अपने पास ही रख लिया 5 साल तक, तो उसके बाद तो फिर वो सरकार गिरी जाएगा और बिल का जो एफिकेसी है, बिल का जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से इस पावर को, प्रेसिडेंट का ये पावर जो होता है कि बिल को अपने पास रख लेना फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, को बोलते हैं पॉकेटेड वीटो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पॉकेटेड वीटो। सो इम्पॉर्टेंट है, कर लेना इसको। सो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल मतलब सिर्फ नाम के लिए, और रियल मतलब होता है एक्चुअल एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक नॉमिनल एक रियल होता है। नॉमिनल मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है नॉमिनल है, क्योंकि वो सिर्फ नाम के लिए होता है, वो अपना कोई पावर एंजॉय नहीं करता है। ये एक कारण है ऐसा होने का कि इंडिया में प्रेसिडेंट जो होता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल नहीं होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो होता है डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को हम रियल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। सो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव में ओनली फॉर सेरेमोनियल पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया का प्रेसिडेंट हो गया, या जो किंग है कहाँ का, ब्रिटेन का। पहले वहाँ पे क्वीन थी, लेकिन अब क्वीन का डेथ हो गया है, सो अब वहाँ पे किंग आ गया, प्रिंस चार्ल्स आ गए हैं, और वो अब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एज ए नॉमिनल सिविक। मोर ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्सरसाइज ऑल हिज और हर पावर बेस्ड अपॉन द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो मैंने बताया ना यहाँ पे कि प्रेसिडेंट अपना मर्जी से कुछ भी नहीं करता है, जो भी एडवाइस उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर देता है उसके बेसिस पे ही काम करता है। नेक्स्ट आता है रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वो सारा पावर एंजॉय करता है, वही इनफैक्ट लॉ पास करता है, वही इनफैक्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि उन्हें जवाब देना पड़ता है हर चीज़ के लिए। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज फाउंड इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉट इन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में तो ऐसा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव भी होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव भी होता है। रियल ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो। बट पार्लियामेंट्री में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक सिर्फ नाम के लिए जो कि प्रेसिडेंट होता है, और एक जो होता है एक्चुअल पावर एंजॉय करता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एंड हाउ कैन ही बी रिमूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये।
कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चुना जाता है और क्या क्या हम उसको हटा सकते हैं, अगर हटा सकते हैं तो क्या प्रोसीजर है हटाने का। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीरियड ऑफ 5 है। आपको पता है कि 5 साल के लिए चुना जाता है प्रेसिडेंट, एक बार चुन लिया गया तो 5 साल तक रहना ही रहना है। दूसरा, बट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन। आपको मैंने अभी बताया था ना कि इंडिया में इलेक्शन नहीं होता है डायरेक्टली प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर चूज करने के लिए, इलेक्शन होता है गवर्नमेंट चूज करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कभी नहीं होता है। तो कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट? ही इज इनडायरेक्टली, तो ही इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाई पीपल, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। कौन इलेक्ट हुआ है? एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग चुनते हैं प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। सो दिस इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सो इसको हम ये हम मेथड फॉलो करते हैं, ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। क्या है इसका प्रिंसिपल का नाम? कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हम इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव में इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है ये चैप्टर जो है हमारा, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे क्या है, बट ये एक मेथड है, एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट इंडिया में चुना जाता है। अब उसको कैसे हटा सकते हैं? हटाने का तरीका जो होता है बहुत मुश्किल होता है, और उस तरीका को हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इम्पीचमेंट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ओनली बाय पार्लियामेंट। ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट रिक्वायर सिंपल मेजोरिटी दैट इज 2/3 ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सॉरी, सिंपल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, एक तो सिंपल मेजोरिटी मतलब होता है, सिंपल मेजोरिटी मतलब क्या होता है कि 50 + 1%, 50 + 1, 50% + 1, 50% + 1 सीट्स अगर सपोर्ट है तो हम हटा सकते हैं। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी में 2/3, यानी कि इसको ऑलमोस्ट 66% वोट चाहिए होता है, तब जाके हम उसको हटा सकते हैं। ये बहुत मुश्किल होता है कोई भी प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, क्योंकि इतना कोई भी पार्टी को सपोर्ट होता नहीं है, बहुत रेयर होता है। सो अभी इनफैक्ट नो प्रॉब्लम, हमारे यहाँ पे जो अभी प्राइम मिनिस्टर है मोदी या बीजेपी का गवर्नमेंट है, उनको इससे इतना सपोर्ट है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव ओनली ऑन द ग्रांट ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक ही ग्राउंड पे हम उसको हटा सकते हैं कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है तो, या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तभी हम प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। सो नेक्स्ट आता है व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का क्या पावर है, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो उसका कुछ क्या क्या पावर है उसको हम देखते हैं पहले और समझने की कोशिश करते हैं। सो इंट्रोडक्शन क्या है? सो प्राइम मिनिस्टर इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि सारा हेड होता है, मेजोरिटी पार्टी का हेड होता है गवर्नमेंट का, बिकॉज ही और सी इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होता है, और जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का वही सरकार बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। और अगर मान लो कि अगर गवर्नमेंट को मेजोरिटी नहीं है तो उस समय गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फंक्शन देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या काम करता है आपका प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, मैं इसको समझता हूँ, जैसे मान लो कि आप इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में बीजेपी जीत गया, ठीक है, बीजेपी जीत गया। अगर मान लो बीजेपी जीत गया, तो बीजेपी का जो लीडर होगा ना, जैसे मोदी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब ये क्या करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, क्योंकि इनको मेजोरिटी मिला हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर बन गए इनके लीडर को। अब ये एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का नाम होता है, कौन कौन होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये लिस्ट जो होता है प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है, और प्रेसिडेंट बिना क्वेश्चन किए हुए इन सारे लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन लेता है। तो इस तरह से एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो फॉर्मली प्रेसिडेंट चुनता है, लेकिन वो लिस्ट कौन प्रिपेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये डिसाइड करता है कि हु विल बी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है, ही अलाउ द रैंक एंड द डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर। अब आपको पता है कि जो पीएम हो गए, पीएम के बाद हो गया बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट। हाँ, सो तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो रैंक एलोकेट करते हैं, कौन सा मिनिस्टर को कौन सा रैंक देंगे, कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, और क्या वो उसे कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक दिया जाएगा, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट दिया जाएगा, या डिप्टी मिनिस्टर दिया जाएगा। इट इज़ प्राइम मिनिस्टर हु डिसाइड्स। नो डाउट कंसल्ट करते हैं बाकी मिनिस्टर से, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन जो होता है ऑलमोस्ट फाइनल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड।
मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी को चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फॉर्म करता है। सो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डाइज और रिजाइन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो डिजोल्व। देखो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर का इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार प्राइम मिनिस्टर मर गया तो सारा मिनिस्ट्री जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही डिजोल्व कर दिया जाता है। और पीएम एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो सब जो भी कुछ होता है लोकसभा में उसको प्रेसिडेंट को एड्रेस करना होता है, बताना होता है। और इस तरह से ही एक्ट एज ए लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड, ठीक है। सो पीएम शुड कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेता है वो सारा चीज़ को प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ता है, प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है लीगली, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व इन क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स पॉलिसीज। जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर उस डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। और इनफैक्ट वो पॉलिसी डिसाइड भी करता है क्या क्या पॉलिसी हमें डिस्कस करना है और इम्प्लीमेंट करना है। सो इन शॉर्ट प्राइम मिनिस्टर जो है लीडर ऑफ लोकसभा होता है, कंट्रोलर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। सो ये कुछ फंक्शन लास्ट में समराइज किया हुआ है कि लीडर ऑफ द लोकसभा, दूसरा कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो वो चुनता है काउंसिल मिनिस्टर को, कमांड ओवर ब्यूरोक्रेसी, जो सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं उनको वो भी प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है। एक्सेस टू मीडिया, वो मीडिया कंट्री को रिप्रेजेंट करता है ऑन इंटरनेशनल मीडिया पे, होगा गवर्नमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकता है। एंड एक्ट एज ए नेशनल लीडर ड्यूरिंग द इंटरनेशनल समिट। तो दूसरा वर्ल्ड में जो भी समिट होता है वहाँ पे एज ए लीडर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इंडिया का, अगर वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, हाउ हैज द पावर एंड पोजीशन ऑफ पीएम अफेक्टेड ड्यूरिंग कोलिशन गवर्नमेंट, और हाउ हैज द कोलिशन गवर्नमेंट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सो ये हम क्वेश्चन का आंसर पहले तो हमें क्वेश्चन समझना है कि कोलिशन गवर्नमेंट होता क्या है और उसमें प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, प्राइम मिनिस्टर का क्या जो पावर एंड फंक्शन है, क्या कोलिशन गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट उसको अफेक्ट करता है कि नहीं करता है, क्या स्ट्रॉन्ग कर देता है प्राइम मिनिस्टर को या वीक कर देता है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। सो सबसे पहला है कि कोलिशन गवर्नमेंट होता है क्या। कोलिशन गवर्नमेंट तो होता है कि आपको पता है कि कोई भी लोकसभा में कोई भी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कितना? 273, इसको मेजोरिटी बोलते हैं। तो जो पार्टी को 273 सीट मिलता है उसको उसके लीडर को प्रेसिडेंट बुलाता है टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के कहने से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो सारे चुने जाते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन मान लो कि इलेक्शन हुआ और किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिला, वैसे तो मेजोरिटी के लिए 273 सीट चाहिए, मान लो सबसे लार्जेस्ट पार्टी उसको 200 सीट मिला, तो उस समय क्या होता है कि क्या दोबारा इलेक्शन होता है? नहीं, दोबारा इलेक्शन तो नहीं होता है। इनफैक्ट क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जिस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये पार्टी सरकार बना सकता है, सरकार बनाना मतलब 273 सीट्स का मेजोरिटी शो कर सकता है किसी भी तरह से पार्लियामेंट में, तो उसको प्रेसिडेंट बुला सकता है अपना मर्जी से। मैंने बताया था डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर ही आता है। अब क्या है कि अगर तो प्रेसिडेंट मान लो कि इस पार्टी को ये हो गया, कांग्रेस हो गया, कांग्रेस को बुलाया कि आप सरकार बना लो। अब कांग्रेस क्या करे, अब छोटे छोटे पार्टियों को मान लो किसी पार्टी से 10 का सपोर्ट लिया, किसी पार्टी को 20 सीट्स है उसका सपोर्ट ले लिया, किसी पार्टी को 50 की सीट्स है उसका सपोर्ट ले लिया, तो इस तरह से 280 सीट्स यहाँ पे 280 सीट्स हो जाता है 280, यानी कि अब ये क्लेम कर सकते हैं कि हम सरकार बना सकते हैं, और इस तरह से ये सरकार बनाते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट को हम कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं या मिली जुली सरकार। तो क्या प्राइम मिनिस्टर जो होता है ऐसे गवर्नमेंट में जहाँ बहुत सारे पार्टियों को मिलकर सरकार बनाता है, क्या स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? तो वीक हो जाता है। इनफैक्ट हम देखेंगे कैसे वीक हो जाता है। बट दूसरी बात है कि दूसरा एडवांटेज जो होता है कोalition गवर्नमेंट का कि ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टीज, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग सेक्शन के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से उनका जो डिमांड है उसको इग्नोर नहीं किया सकता। अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह से उनके डिमांड को इग्नोर करता है तो सपोर्ट छीन लेंगे और सरकार गिर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को सारे कोalition पार्टनर को साथ में लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कोalition गवर्नमेंट में किस तरह से प्राइम मिनिस्टर का जो पावर और पोजीशन है उसको अंडरमाइन करता है। द पावर एंड पोजीशन ऑफ पीएम डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशन। विद द कमिंग ऑफ कोalition गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ अंडरगॉन ड्रास्टिक चेंज। पहले के मुकाबले जो है उनके ऑफिस में बहुत चेंजेस आ गए हैं। गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड आफ्टर गेनिंग सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो मैंने बताया ऊपर, उसको कोalition गवर्नमेंट बोलते हैं। 89 के बाद हम देखते हैं ये कॉमन फिनोमेना होता है, और 1914 तक चलता है। उसके बाद बीजेपी का जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आने लगता है, वहाँ पे कोalition गवर्नमेंट का कोई
रोल नहीं होता है। सो 2 बार मोदी और बीजेपी ने जीता है विथ फुल मेजोरिटी। सो हैव विटनेस मेनी कोलिशन गवर्नमेंट। सो 89 के बाद बहुत सारे कोलिशन गवर्नमेंट आते हैं 2014 तक। मेनी ऑफ दिस गवर्नमेंट कुड नॉट रिमेन इन पावर फॉर फुल टर्म, क्योंकि बीच में ही मान लो सपोर्ट छीन लिया गया तो सरकार गिर जाता है और दूसरा इलेक्शन होता है। सो दे वर आइदर रिमूव्ड और दे रिजाइन ड्यू टू लॉस ऑफ मेजोरिटी। मैंने उसके बारे में बताया ना कि अगर मान लो मेजोरिटी बीच में भी गिर जाता है तो उसे रिजाइन करना पड़ता है। सो दी डेवलपमेंट हैव अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, और प्राइम मिनिस्टर का रोल जो है वो कम हो गया पहले के मुकाबले। दिस हैज लेड टू इंक्रीज इन द डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो मैंने क्या बताया था ना कि जब किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलता है तो उस समय उसके लीडर को प्रेसिडेंट बुलाता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन अगर मान लो किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो था अपना मर्जी से जो कोई भी पार्टी को बुला सकता है फॉर्म द गवर्नमेंट के लिए, अगर उस पर ट्रस्ट है कि ये पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टी मेजोरिटी शो कर सकता है। तो इस तरह से रोल ऑफ एक तो पहला है कि रोल ऑफ प्रेसिडेंट जो है और डिस्कशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट का रोल जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया है कोलिशन गवर्नमेंट आने की वजह से। कोलिशन ड्यूरिंग कोलिशन गवर्नमेंट पीएम हैज द कंसेंट। देखो अब यहाँ पे क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एक ही प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो नो डाउट लार्जेस्ट जो पार्टी होता है उसका लीडर होता है, लेकिन बाकी सारे पार्टी को लेकर चलना पड़ता है। उस सिचुएशन में वो किसी भी पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकता। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बाकी सारे पार्टी जो कि कोलिशन गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रखे हैं उनका एडवाइस या उनका सपोर्ट लेना जरूरी है, तभी वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने बिना उनसे पूछे कोई डिसीजन ले लेता है तो उस सिचुएशन में ये जो छोटे छोटे पार्टी होते हैं वो अगर सपोर्ट छीन लेते तो सरकार गिर सकता है। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो था अपना मर्जी से अब कोई डिसीजन नहीं लेता। सो ओनली ही और शी टेक डिसीजन आफ्टर कंसल्टिंग द कोलिशन पार्टनर। ठीक है। सो इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द पावर ऑफ द पीएम इन चूजिंग मिनिस्टर्स। एंड अब देखो क्या था, पहले क्या था कि प्राइम मिनिस्टर अपना मर्जी से कैबिनेट मिनिस्टर चूज करता है, कौन होम मिनिस्टर होगा, कौन रेलवे मिनिस्टर होगा, कौन क्या होगा। अब क्या होता है कि पॉलिटिकल इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कोई पार्टी ने ज़्यादा सीट दिया है सरकार को बनाने के लिए, सपोर्ट दिया है, तो वो पार्टी डिमांड करता है कि मुझे रेलवे मिनिस्ट्री चाहिए, मुझे होम मिनिस्ट्री चाहिए, और उनका डिमांड को पूरा करना पड़ता है। पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर अपना मर्जी से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करता था, डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता था जो अपने पार्टी के मेंबर को डिपेंडिंग अपॉन देयर इंपॉर्टेंस। लेकिन अब जो है कोलिशन पार्टनर के समय प्राइम मिनिस्टर जो है अब इंपॉर्टेंस ऑफ कोलिशन को ध्यान में देके कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट चूज करता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो जो पार्टी ने सपोर्ट दिया सरकार बनाने के लिए, अगर वो उनको रिप्रेजेंट नहीं हुआ गवर्नमेंट में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो शायद रिजाइन कर सकते हैं, शायद सपोर्ट देना बंद कर सकते हैं और इस सिचुएशन में सरकार गिर सकता है। तो इस तरह से इनका भी ध्यान रखना जरूरी होता है, कंसल्टेशन ऑफ अमंग द कोलिशन पार्टनर। ठीक है। सो दिस इज तो ये सब की वजह से हम ये समझ रहे हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहले के मुकाबले वीक हो जाता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, और ये जो होता है जो प्रेसिडेंट जिस तरह चुना जाता है उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट भी चुना जाता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। आपको प्रेसिडेंट को चुनने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाना पड़ता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं वो मेंबर बनते हैं, और इनका 2 ऑब्जेक्टिव होता है। एक ऑब्जेक्टिव होता है प्रेसिडेंट को चुनना, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है आपको वाइस प्रेसिडेंट को चुनना। लेकिन फ़र्क क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ एमपी ही भाग लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाग लेते हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव में स्टेट लेजिस्लेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनफैक्ट इक्वल रोल प्ले करता है। सो कैसे रिमूव कर सकते हैं मैंने वाइस प्रेसिडेंट को, कि प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय द मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। तो मैंने क्या बताया था ना, इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर होता है और उसके बारे में मैंने पहले समझाया है, तो उसको आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरह से प्रेसिडेंट रिमूव किया जाता है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को भी हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आपको पता है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन तो होता है कि एक स्पीकर एक तरह से राज्यसभा के स्पीकर के रूप में काम करता है। एक नंबर क्वेश्चन आता है हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट होता है। और ही टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज वैकेंसी। अगर मान लो कि प्रेसिडेंट मर जाता है या रिजाइन कर देता है या रिमूव कर दिया जाता है, इम्पीचमेंट होता है, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ओनली अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट। तो तभी तक वो कर सकता है, एक्ट कर सकता है एज ए प्रेसिडेंट जब तक कि नया
गवर्नमेंट या नया प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता है, ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि एक कहावत है कि सिंग एंड सिंग टुगेदर, गाते भी एक साथ हैं और डूबते भी एक साथ हैं। इस फिनोमेना को हम अप्लाई करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, क्योंकि आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी कि अगर मान लो गवर्नमेंट कब बनता है, जब उसे सपोर्ट होता है, 273 सीट का सपोर्ट होता है। अगर मान लो कि कभी कम हो जाता है, एक दो भी कम हो जाता है, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना पड़ता है, किया जाता है अपोजिशन के द्वारा टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ता है कि उसे कॉन्फिडेंस है, यानी 273 का सपोर्ट है। अगर मान लो एक भी कम हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। सो इस तरह से हम देखते हैं कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अपॉन द सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट। अगर मान लो कोई भी एक मेंबर जो है डिसाइड करता है कोई चीज़, तो हम उसको उस मेंबर का डिसीजन नहीं मानते हैं। आई मीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर कोई भी डिसीजन लेता है तो वी डोंट कंसिडर दैट डिसीजन एज ए independent decision of that concerned ministry, but ये that become the decision of the entire ministry itself। यानी कि कोई भी डिसीजन एक मेंबर लेता है तो उसको ये नहीं मानते कि उसका अपना पर्सनल डिसीजन है, बल्कि ये पूरा गवर्नमेंट का डिसीजन है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के हम बोलते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली काम करते हैं, रिजाइन भी कलेक्टिवली करते हैं, रूल भी कलेक्टिवली करते हैं। सो ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है व्हाट इज 91st अमेंडमेंट एंड वाई इट वाज इंट्रोड्यूस। 91st अमेंडमेंट क्या है कि एक तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के को लिमिट करता है। लिमिट मतलब क्या होता है कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। सो द अमेंडमेंट स्टेट दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। अगर मान लो कि एक हाउस में 500 मेंबर है तो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 15% क्या हो जाएगा, 15/100 इंटू 500, ये कैंसिल हो गया। सो 75। तो अगर 500 का मेंबर स्ट्रेंथ है हाउस का, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल नॉट एक्सीड 75%। इसको इस चीज़ को लाया गया था स्पेशली 91st अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला के पार्लियामेंट लाता है जनरली, और स्टेट में भी यही अप्लाई होने लगा। अब क्या होता है कि हैड द मेजोरिटी इन द, ठीक है। सो यही है ये 91 अमेंडमेंट। पहले क्या था कि बहुत ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुन लिया जाता था और उसमें थोड़ा सा दिक्कत आना शुरू हो गया था, इसीलिए एक नया अमेंडमेंट ला के इस को बदलाव को कॉन्क्रीट शेप दिया गया। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है सरकारी नौकरी करने वाले। सो सिविल सर्वेंट इसको बोलते हैं। ये स्किल्ड ऑफिसर होते हैं जो कि परमानेंट बेसिस पे काम करते हैं, और एक बार चुने नहीं, एक बार परीक्षा पास होने के बाद, एक बार एग्जामिनेशन देने के बाद जब वो सिलेक्शन होता है इनका, तो दे रिमेन इन ऑफिस टिल दे रिटायर। इनको बीच में हम नहीं हटा सकते हैं। और ये हेल्प करते हैं किसको, गवर्नमेंट को इन इम्प्लीमेंटिंग देयर पॉलिसी एंड प्रोग्राम। डे टू डे एक्टिविटी को देखते हैं लोग, ठीक है। तो व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कंप्राइजेस। तो एग्जीक्यूटिव कौन होता है, सेंटर में जो होता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी होते हैं, ठीक है। सेंटर में हम बेसिकली, ये भी एग्जीक्यूटिव है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव, सॉरी ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ब्यूरोक्रेसी जो होता है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हु कंट्रोल्स ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी हम देखते हैं ब्यूरोक्रेसी होता है क्या है। सो आमतौर पे सरकारी नौकरी करने वालों को ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी होता है सिविल सर्वेंट, सो हु आर ट्रेंड स्किल्ड ऑफिशियल्स हु वर्क एज ए परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट एंड आर आस्क्ड टू असिस्ट, हेल्प करना मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट को इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी एज वेल एज इन इम्प्लीमेंटेशन। सो हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इनका जो मेन रोल होता है कि जो भी लॉज एंड पॉलिसी इनको दिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना, और जो हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सेक्रेटरी जो होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं, उन लोग गवर्नमेंट को हेल्प भी करते हैं पॉलिसी बनाने में, ठीक है। सो ये हो गया ब्यूरोक्रेसी। अब देखते हैं व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कंप्राइजेज। तो एक तो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो होता है वो उसमें PM होता है, प्राइम मिनिस्टर, और ब्यूरोक्रेसी ये परमानेंट होते हैं। ये जो हो गया आपका पॉलिटिकल और ये परमानेंट, ठीक है। सो दोनों एग्जीक्यूटिव भी हैं। हु कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी इज कंट्रोल बाय लेजिस्लेचर इलेक्टेड बाय द
रिप्रेजेंटेटिव एंड मिनिस्टर्स। तो जो जो मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री के अंदर जो भी सिक्योरिटी सिस्टम आता है उसको कौन कंट्रोल करता है? होम मिनिस्टर करता है। तो मिनिस्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और वो मिनिस्टर जो होता है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्यूरोक्रेसी कैन नॉट गो अगेंस्ट द पॉलिसी अडोप्टेड बाई लेजिस्लेचर। जो भी पॉलिसी लेजिस्लेचर अडोप्ट करता है उसको लागू करना ही करना है, किसी भी तरह से वो उसको मना नहीं कर सकते, चाहे अच्छा हो सही हो, उन्हें करने होते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल। तो मिनिस्टर एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। हाउ इज ब्यूरोक्रेसी को, हाउ इज ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी स्टैब्लिश। देखो आपको पता है कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं। सो जो भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाया जाता है वो उनका काम होता है इनका कि उसको लागू करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो कोई ब्यूरोक्रेट्स है, वो किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ होगा, या मान लो कि कोई ब्यूरोक्रेट्स है जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स है जो कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे, कुछ होते हैं आम आदमी को सपोर्ट करते होंगे। अगर मान लो कि उनका गवर्नमेंट नहीं आया और कोई पॉलिसी प्रोग्राम बनाया जाता है, तो ये मना नहीं कर सकते कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल न्यूट्रल होते हैं। इनको डजेंट मैटर हु इज़ रूलिंग द एट द सेंटर और स्टेट लेवल। इनका काम होता है कि इनके पास जो भी प्रोग्राम पॉलिसी आता है उसको बिना बायस हुए उसको इम्प्लीमेंट करना, और इस तरह से हम उनके पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्लासीफाई द ब्यूरोक्रेसी। हाँ, तो एक तो क्लासिफिकेशन में ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, जिसमें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, इंडियन पुलिस सर्विसेज, वो सब लागू होते हैं। सेंट्रल सर्विसेज होता है जिसमें कि इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, इंडियन रेवेन्यू। आपको सिर्फ यही याद करना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है और नाम याद कर लेना है क्लासिफिकेशन की। ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया एक, तो दूसरा सेंट्रल सर्विस हो गया, तीसरा स्टेट सर्विस हो गया, जिसमें कि स्टेट टैक्स ऑफिसर वगैरह आते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेज एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। एक तो पहला एडवांटेज है कि वो पॉलिटिकल न्यूट्रल होते हैं, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है। उनका काम होता है कि जो भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम उनको दिया है तो उसको लागू करना। दे आर वेल क्वालिफाइड, क्योंकि बहुत सालों से काम कर रहे होते हैं, जब तब तक अपना काम करते हैं, जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं, तो वो ट्रेंड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं। मिनिस्टर जो होते हैं वो 5 साल के चुने जाते हैं, और इसलिए उतना ज़्यादा हो सकता है कि उतना ज़्यादा क्वालिफाइड ना हो। इट इज़ थ्रू देम दैट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट रीच टू द पीपल। तो अगर मान लो कि कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम गवर्नमेंट बनाता है तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही वहाँ तक पहुँचता है। ये सारी इंपॉर्टेंस है इसके। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म ये है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इज सो पावरफुल दैट पीपल ऑफन अफ्रेड ऑफ अप्रोचिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल। देखो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना क्योंकि उनको को हटा नहीं सकते हैं, तो वो अपने मर्जी से तो उनसे लोग जो होते हैं अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को जोड़ नहीं पाते हैं, और ये एक सबसे बड़ा कमी है कि वो एक अलग क्लास डेवलप हो गए हैं। ब्यूरोक्रेसी इज़ इन सेंसिबल टू द डिमांड ऑफ द एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कॉमन पीपल। देखो पता है ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं ना, इन लोगों के डिमांड या एक्सपेक्टेशन के को इग्नोर कर सकते हैं या करते भी हैं। सो वी कैन से दैट दे आर नॉट सेंसिबल टू द डिमांड ऑफ द पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और देयर इज़ टू मच पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आमतौर पर राजनीतिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है इनके ऊपर, तो इसलिए भी उन लोग फ्रीली काम नहीं कर पाते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हमने एग्जीक्यूटिव को समझा है और एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।